जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और अब मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ कैसे पावर कपल से। बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स। आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में मेनली, लेकिन उसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। कोई भी थैलेसीमिया का वर्ड हम बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं, ल्यूकीमिया का वर्ड सुन रहे होते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो हमें मोर और लेस पता हैं, किसी को हुआ तो हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर आपका कोई भी जानने वाला, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई भी इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो आप हमें शो में कॉल कर सकते हैं, दोनों डॉक्टर से पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन यू हैव इन माइंड। पाकिस्तान में इलाज, बाहर इलाज, ये दोनों बाहर रहते हैं और वहाँ से विज़िट करने के लिए यहाँ आए हैं। तो हमने सोचा कि हम इस मौके को जाने नहीं देंगे कि हमारे ही जो हैं वो अमेजिंग से पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं, सो यू नो वो हमारा नाम तो रोशन करते ही हैं, लेकिन सबकी जब खिदमत करते हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिकॉज वो पूरी दुनिया की ट्रीटमेंट, जो सारी नई टेक्नोलॉजी देख कर आ रहे होते हैं, तो वो हमें बताएंगे कि क्या ये चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, नहीं हैं। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिहा एग्लोरिया, हेमेटोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट, असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much for having us. Most welcome. Thank you so much for coming to the show. And मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ डॉक्टर फैसल चीमा, कंसल्टेंट फिजिशियन, हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, completed training in blood and marrow transplant at Stanford University. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। So happy to be here. So happy to call you here. मुझे ये बताइए सबसे पहले कि जब हम कोई कैंसर या ये वर्ड यूज़ करते हैं, so जो आपकी फील्ड है, is it only blood cancer या ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी? How would you explain that? So blood cancer में अगर हम डिफाइन करें तो बेनाइन होता है और मेलिग्नेंट होता है. व्हेन इट्स मेलिग्नेंट इट्स अ मोर सीरियस, मतलब थोड़ा सा हम उसको ल्यूकीमिया जैसे आ जाता है उसके अंदर, तो वो थोड़ा सीरियस कैंसर होता है. अनीमिया, थैलेसीमिया, ये जो वो चीज़ें जो कि बिनाइन होती हैं वो थोड़ी लॉन्ग टर्म होती हैं. आई मीन सिवियरिटी उनमें भी हो सकती है डिफरेंट, लेकिन लेस सीरियस, लेस लाइफ थ्रेटनिंग, जिसमें मतलब आप ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोलॉन्ग हो सकती है लाइफ. कैंसर जब आता है मेलिग्नेंट, तो ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, खून का बेसिकली. सॉलिड ऑर्गन्स के फिर अलग होते हैं कैंसर्स, जैसे कि आपकी खाने की नाली के, फेफड़ों के, लिवर के, कोलन, रेक्टल, उसके अलग कैंसर्स होते हैं, वो भी मेलिग्नेंट होते हैं. तो आई थिंक अगर हम ओवरऑल जैसे बात करें कि कोई भी सिम्टम किसी को डेवलप होता है, चाहे वो ट्यूमर हो, कोई भी ऐसी ग्रोथ हो या कोई भी ऐसा सिम्टम हो जो कि अब नॉर्मल हो, और फिर ऑफ कोर्स वो एक पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है कि वो मेलिग्नेंट है या वो बिनाइन है, यानी कि वो कैंसरस है या नहीं है, इन सिंपलर वर्ड्स. तो डॉक्टर फैसल, मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें ईजी नहीं लेने चाहिए एंड वी शुड रन टू अ डॉक्टर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अभी बाहर भी मुझसे कोई यही सवाल पूछ रहा था. आई थिंक फटीग सुनते हैं, थकन, बस थकन सी हो रही है, मुसलसल थकन काम की वजह से भी हो सकती है, नींद ना कंप्लीट होने की वजह से हो सकती है. लेकिन अगर ऐसी थकन जो कंटिन्यू रहा है, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते गुजर गए और ना खांसी है, ना नज़ला है, ना कोई बीमारी है, बस कांस्टेंट फटीग, इतना कि हर चीज़ जो एक चोट लग रही है, उठ के बेड से निकलना, दांत ब्रश करना, खाना खाना, कोई भी काम, तो फटीग सबसे पहले आता है. वेट लॉस उसके बाद शुरू हो जाता है, भूख कम लगना शुरू हो जाती है. ये मेन सिम्टम्स है. ब्लड कैंसर के लिए स्पेसिफिक जो कुछ सिम्टम्स जो मैं हर किसी पेशेंट से पूछता हूँ वो ये है कि बुखार, लेकिन कोई रीज़न नहीं है बुखार का. यूजली नज़ला, खांसी, कुछ नहीं है, डायरिया नहीं हो रहा पेट में तक, लेकिन बुखार है फॉर नो रीज़न. और साथ में नाइट स्वेट्स, ऐसे कि रात को जो पसीने आते हैं, ऐसे नहीं कि कभी कभी गर्मी है तो पसीना आ गया, लेकिन ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स कहते हैं. बेसिकली इतने एसी चल रहा है, पंखा फुल चल रहा है, लेकिन पसीना इतना है कि आपको शर्ट चेंज करनी पड़ रही है. दीज आर थिंग्स जो हम लोग ब्लड कैंसर में वॉच आउट करते हैं. ओके, सो थकन से जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था ये तो हम सबको मसला है, लेकिन थैंक गॉड उन्होंने सारे सिम्टम्स बता दिए. और यहाँ पे मुझे लगता है फैमिली की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब किसी भी इंसान के ऐसे सिम्टम्स देखे तो फौरन विदाउट एनी डिले लेके जाएं डॉक्टर के पास. आई विल जस्ट ऐड टू दिस कि ये ब्लड कैंसर की है, ये दूसरे कैंसर्स में भी हो सकती है यही अलामात, लेकिन दूसरी अलामात जो कि अलार्मिंग होनी चाहिए, जैसे अगर किसी भी ओरिफिस से खून आ रहा है, नाक हो गया, कान हो गए, आपके मुंह से खून आ रहा है, या आपके स्टूल में खून आ रहा है, ठीक है, दोज आर अलार्मिंग. वो आप टेस्ट, मतलब ज़रूरी नहीं है कैंसर है, लेकिन आप जाके उसको चेक ज़रूर कराएं. कोई भी आपको गिटली जैसे हो जाती है, राइट, हम बैठ जाते हैं उस पर, लोग साल निकाल देते हैं, उसके बाद जाते हैं. तो मेरा मशवरा ये होगा कि फ़ौरन, ज़रूरी नहीं है वो कैंसर हो, लेकिन आप जाके डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें. दूसरी चीज़ें, सांस की तकलीफ, जैसे कॉफ है नॉन स्टॉप, महीनों चल रही है, स्मोकर्स में स्पेशली, नहीं आप उसको दिखा रहे,
اس کو ایڈریس کریں. تو وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ علامات ہیں دیٹ شوڈ بی ایڈریسڈ. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دو چیزیں, ایک تو یہ کہ بہت سارے ایسے کیسز سننے میں آتے ہیں کہ جس میں اسٹول میں جب جب بلڈ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک اتنی شیمفل بات ہوتی ہے, وہ آپ اپنی فیملی سے بھی ڈسکس نہیں کرتے اور اس چکر میں وہ بہت پرولونگ ہو جاتا ہے. اینڈ آلسو اگر کوئی لمپ ایسا باڈی میں ہے جیسے آپ نے کہا, اسپیشلی اگر اس میں درد نہیں ہو رہا, لائک کہ درد ہی نہیں ہو رہا, وچ از این الارمنگ سائن, رائٹ. اچھا میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بلڈ کینسر کی ریزن کیا ہوتی ہے, از دیر اینی وے کہ ہم پریونٹ اپنے آپ کو کر سکے اس سے؟ سو دیٹس دا فرسٹ کویشچن. جب پیشنٹ میرے پاس پہلی بار آتا ہے, پہلا کویشچن ان کا یہی ہوتا ہے یہ کیوں ہوا, کیونکہ ان کو گلٹ ہو رہی ہوتی ہے, ان کو پریشان مجھے کیوں ہوا, رائٹ. تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ 99% آف دا ٹائمس بلڈ کینسرز کم آؤٹ آف دا بلو, مطلب کہ ایسے ہی ہو گئے, نہ آپ نے کچھ کھایا ایسا غلط, نہ پیا ایسا غلط, نہ کچھ ایسا کیا. آئی وڈ سے 95% کہ بٹ جسٹ کم آؤٹ آف دا بلو. 5% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رسک فیکٹر ہوتا ہے, اور وہ مے بی پاکستان میں تھوڑا سا زیادہ ہو اور واچ آؤٹ کرنا چاہیے کہ بنزین جو ہے نا, بنزین آپ کو پیٹرولیم سے ملتی ہے. جب وہ گیس پمپ کر رہے ہوتے ہیں پیٹرول, اس میں جو فیومز آ رہے ہوتے ہیں وہ بنزین کی اسمیل. پینٹ انڈسٹری, گلو انڈسٹری, اس میں ہوتا ہے. تو اس کا لانگ ٹرم, یہ نہیں کہ ایک بار آپ کے ہاتھ پہ گلو لگی اور آپ کو لوکیمیا ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. لیکن لانگ ٹرم 5 سے 10 سال کانسٹنٹ ایکسپوجر سے آپ کی بون میرو جو ہے وہ ڈیزیز ہو جاتی ہے, اور اس سے پھر لوکیمیا کا چانس, ادر بلڈ کینسر کا چانس بڑھ جاتا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بیسکلی آکیوپیشنل ہیلتھ. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ کام کر رہے ہو وہاں پہ ورک پلیس سیفٹی ہے یا نہیں ہے. تو اس میں جیسے پینٹر ہے جو پورا دن پینٹ کر رہا ہے اور سونگی جا رہا ہے فیومز اور بنزین نہیں ہے, ماسک پہنو. اگر آپ پیٹرولیم انڈسٹری میں کرتے ہو, ماسک پہنو, گلوز پہنو اگر آپ ڈیل کر رہے ہو. یہ سب چیزیں پریونٹیو ہو سکتی ہے, اور پریونشن از بیٹر دین کیور. اوکے, اینڈ یہ اس کا کوئی جین سے تعلق نہیں ہے, ہیریڈیٹی سے تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں رن کرتی ہے ایسی کوئی ڈیزیز تو کوئی چانس کیا بڑھ جاتا ہے؟ بلڈ کینسرز انٹرسٹنگلی بہت کم فیملی ہسٹری سے لنکڈ ہوتے ہیں, لیکن ملیہ اسپیشلائز مور ان سالڈ کینسرز. تو بریسٹ کینسر ہو گیا, کولن کینسر, بریسٹ کینسر, دوز آر دیر جن کی جینیٹک اسٹرانگ ہے. اینڈ اگین اسکریننگ, جو فیصل نے بھی بتایا کہ اسکریننگ از بیٹر دین کیور, سو وی شوڈ فوکس آن دیٹ, اسپیشلی اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو. اوکے, اچھا ملیہ, آلدو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن سنس یہ اتنا کامن ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو بریسٹ کینسر میں ایک یہ بہت بڑا مت ہے کہ آپ میموگرام, آپ کو میموگرافی نہیں کرانی چاہیے بیکاز اس سے چانس بڑھ جاتا ہے. سو پلیز آپ اس کو کس طرح سے اس مت کو برسٹ کرنا چاہیں گے آج؟ مت کو یہی برسٹ کروں گی, اور جتنا میں اس پہ ایمفسائز کر سکتی ہوں وہ کم ہے کہ اسپیشلی ہمارے ملک میں جہاں پہ کاسٹ آف ٹریٹمنٹ از ہیوج, رائٹ, ہم سب افورڈ نہیں, تو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ پریونشن پہ, وچ از میموگرام, وی ہیو اے گڈ ٹول. اب تو ریکمنڈیشن ہے کہ آپ 45 کے بعد ایئرلی کرائیں, اور اس کے بعد اسپیسز آؤٹ بالکل کرانا چاہیے. اس میں کوئی ایسی, اور ہمیشہ ایک ہوتا ہے کہ آپ بینیفٹ ورسز رسک, رائٹ. سو ڈیفینیٹلی اس کا بینیفٹ بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے ارلی کیا ہے تو اٹس کیوریٹیو, اگر آپ نے لیٹ اسٹیج میں پکڑا ہے تو اگین اس کے چانسز کم ہیں. اوکے, لیٹ می ایڈ, ڈیفینیٹلی میموگرام سے بریسٹ کینسر نہیں ہوتا. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے, آپ کو اور جلدی میموگرام کرانا چاہیے اور مور ویجیلنٹ ہونا چاہیے. بالکل, ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اچھا میرو ٹرانسپلانٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ سننے میں ایک ایسی چیز آتی ہے کہ آف کورس اٹس ایکسٹریملی اسکیری. کیا آپ پاکستان میں یہ پریکٹس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو باہر کے ممالک میں, یا صرف وہیں یہ فیسلٹی اویلیبل؟ ڈیفینیٹلی بلڈ اور میرو ٹرانسپلانٹ زیادہ کامن ہے. جیسے فار ایگزامپل لاسٹ ایئر اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں دیور اراؤنڈ 500 ٹرانسپلانٹس ہوئے تھے. 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک آٹو ہوتا ہے, ایک ڈونر ہوتا ہے. تو 2 قسم کے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ آف لوکیما, بلڈ کینسر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پاکستان میں آئی تھنک ابھی کم ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ فیسلٹیز اتنی ابھی نہیں ہے اس کی. اور پھر ٹرانسپلانٹ تو ہو جاتا ہے, لیکن اس کی جو پوسٹ ٹرانسپلانٹ کیئر ہوتی ہے جو کہ 6 مہینے لگتا ہے, جس میں پیشنٹ بالکل ایک بیبی کی طرح ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا امیون سسٹم 0 ہو جاتا ہے فار 6 months. اس میں انفیکشنس کی وجہ سے کمپلیکیشنز بہت ہو جاتی ہیں. تو دیر آر فیو ہاسپٹلس جو کہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. اور ٹرانسپلانٹ بلڈ کینسرز کی جب بات ہوتی ہے تو بلڈ کینسرز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ریزسٹنٹ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ٹرانسپلانٹ تو کرنا ہی ہے, اور اس دیر سے ایک چانس ہوتا ہے کیور کا. تو آئی تھنک
द ट्रांसप्लांट फील्ड जो है नीड्स टू एक्सपैंड मोर यहाँ पे, और पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर डेफिनेटली मच हायर नीड. ओके, ज़्यादा अगर हम कह सकें कि रिसर्च यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, यू नो. अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि इज़ इट पॉसिबल कि जब कोई इंसान यूजुअली अपने जब ऑर्गन्स हम डोनेट कर रहे होते हैं, सो इज़ इट पॉसिबल मैरो किया जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं. गुड क्वेश्चन. सो बेसिकली मैरो ट्रांसप्लांट, दिस इज कंफ्यूजन होती है कि मैरो ट्रांसप्लांट होता कैसे. इट्स एक्चुअली प्रीटी एंटीक्लाइमैक्टिक. वो बेसिकली ब्लड से ही कलेक्ट करते हैं. हम लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे स्टेम सेल्स कहते हैं ना, वो जो उनको सीड्स भी कह सकते हैं, वो बोन मैरो से निकल के ब्लड में आती हैं. उनको कलेक्ट करते हैं और उनको स्टोर कर देते हैं फ्रीजर में. फिर कीमोथेरेपी मिलती है और फिर वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह चला जाता है. सो दैट्स बेसिकली मैरो ट्रांसप्लांट. ऑल राइट. अच्छा, इसके लिए कौन कौन वॉलंटियर कर सकता है, ये हम आपसे जानेंगे. अभी हम ब्रेक पे जाने का टाइम है. ब्रेक से जब वापस आएंगे, आपका भी अगर कोई सवाल है, कोई भी ऐसा सवाल जो आप सोचते हैं कि यू नो पाकिस्तान में ये ट्रीटमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, होना चाहिए, या फॉर एनी रीज़न अगर आप फॉर इंस्टेंस अफोर्ड कर सकते हैं और बाहर जाके करवा सकते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए. और अच्छा, हम बात कर रहे थे कैंसर के बारे में, ब्लड कैंसर के बारे में, थोड़ा सा हमने उसके बारे में आपको आगाही दी, सिम्टम्स के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में. अब हम थोड़ा सा बात करेंगे उस कैंसर के बारे में जो कि बहुत कॉमन तो है लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती. दैट इज़ प्रोस्टेट कैंसर. सो ये ऑफकोर्स मर्द हज़रात में पाया जाता है. इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कब हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, ये मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब. सो प्रोस्टेट कैंसर इज़ मोर कॉमन कैंसर फॉर मेन. और दूसरा जो कॉमन कैंसर वो लंग कैंसर है, लेकिन विल टॉक अबाउट प्रोस्टेट कैंसर बिकॉज इट्स मोर एक प्रिवेंटेबल टाइप, या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उसको क्योर करने का चांस अच्छा होता है. तो उसके लिए स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश होने चाहिए. सिंपल टेस्ट है, एज 40 या कहीं कहीं डिपेंडिंग ऑन रिस्क आपका फैमिली हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 50, बट आप PSA, एक ब्लड टेस्ट होता है PSA, वो आपको एनुअली करा लेना चाहिए. विद एज वो एवरी 2 years भी हो जाता है, लेकिन दैट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट कि आप एनुअल फिजिकल एग्जाम के लिए जा रहे हैं अपने डॉक्टर के पास, जहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट, किडनी टेस्ट हो रहा है, उधर ही आपने PSA टेस्ट करा लिया. सिम्टम्स टू वॉच आउट फॉर होगा कि कभी कभी जब आप यूरिनेट करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उसमें फ़्लो में प्रॉब्लम हो जाती है. स्ट्रीम्स अच्छा स्ट्रीम के बजाय रुक के आता है और फ्रीक्वेंटली आता है. ये कि अभी आप बाथरूम गए हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद दोबारा जा रहे हैं. विद एज प्रोस्टेट जो है वो इनलार्ज हो जाता है, तो उसकी वजह से रुकावट तो होती है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया और क्विकली आपका चेंज आ रहा है कि आप कह रहे हो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, बार बार मुझे जाना पड़ा, या ब्लड नज़र आने लग गया, दोज आर टाइम्स जब आपको डॉक्टर के साथ फ़ौरन देखना चाहिए. आपकी रिलेशनशिप आपके जनरल प्रैक्टिशनर से बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका एनुअल ब्लड टेस्ट होगा और वहीं पे आपका अगर कोई सिम्टम है तो वो एग्ज़ाम कर सकते हैं. अगर एग्ज़ाम पे कुछ उनको इरेगुलरिटी मिली या PSA बढ़ गया आपका, फिर आप एक यूरोलॉजिस्ट को देखेंगे और यूरोलॉजिस्ट जो है वो आपका बायोप्सी करके आपको कर सकता है. मोस्ट ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर अगर स्टेज 3, 4 स्टेजेस होते हैं, अगर स्टेज 3 पे भी डायग्नोस होता है वो क्योरेबल है. लेकिन अगर आप बैठे रहें और स्लो ग्रोइंग होता है, लेकिन आपने 5-6 साल बैठे रहे और आपने नई डिटेक्शन कराई, तो फिर जब वो स्टेज 4 हो जाता है, देन इट्स नॉट क्योरेबल. ठीक है. और बहुत ये पता है आजकल के ज़माने में आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि कैंसर अब उतना ज़्यादा स्कैरी वर्ड नहीं रहा. आपको पता है कि इसका इलाज पॉसिबल है. और जब आपने कहा ना कि जैसे यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, तो कुछ लोग समझते हैं UTI, और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं प्रॉब्ली इन्फेक्शन है. सो ये तमाम अलामात अगर आप फील करते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, बिकॉज आप किसी बहुत बड़ी बुरी चीज़ से बच सकते हैं. राइट. अच्छा, हम बात करेंगे थोड़ा सा कॉलन कैंसर के बारे में कि इसके अगर आप सिम्टम्स बताना चाहें, रीजंस बताना चाहें. बिल्कुल. सो अगेन यू नो कोलन कैंसर टॉप 3 कैंसर्स में से है, राइट. आई मीन प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, लंग, कोलन, दे आर द टॉप 4 कैंसर्स एक्चुअली. इसके सिम्टम्स अगेन आपके स्टूल में अगर यू नो खून आ रहा है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यू नो तो वो एक साइन हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि अगर मांस अंदर है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है. राइट साइड कोलन होता है, लेफ्ट साइड होता है. यूजुअली अगर लेफ्ट साइड होता है तो वो जल्दी डिटेक्ट हो सकता है क्योंकि साइंस उसके जल्दी आ जाते हैं, राइट. क्योंकि यू कैन सी द ब्लड, यू कैन हैव कॉन्स्टिपेशन, राइट. थोड़ा यूजुअली ज़्यादा साइलेंट देर से पता चलता है बिकॉज सिम्टम्स देर से. फिर एपेटाइट, वेट लॉस, फटीग, ये सारी अलामात भी हर कैंसर की तरह कोलन कैंसर में होती हैं. लेकिन अगेन एब्डोमिनल पेन यू नो इज़ वन अदर थिंग. Screening, I cannot again emphasize more on that, क्योंकि
یہ چیزیں اب 45 سے اوپر آ گئی ہیں کہ 45 کے بعد اسکریننگ 2 طریقے سے کولونوسکوپی تو ہے لیکن اب وہ ایک کارڈ دیتے ہیں جس میں آپ بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اسٹول لگا کے. سو وہ بہت ایزی ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر آپ کولونوسکوپی نہیں کر پا رہے کسی وجوہات کے بعد تو وہ بھی ایک اچھا اسکریننگ ٹیسٹ ہے, ونس اے ایئر آپ کر سکتے ہیں. جنرل پریکٹیشنرز آپ کو پرووائڈ پرابلی کر سکتے ہوں گے. سو یو نو دیٹس اے گڈ وے ٹو اسٹارٹ. ریسنٹ ڈیٹا یہ ہے کہ بیکاز ہمارے جو فوڈ ہیبٹس ہیں, ریڈ میٹ اسپیشلی, اٹس یو نو دیر اٹس کازنگ مور اینڈ مور کولوریکٹل کینسر. تو اسی لیے ہم ایک نئی پیک دیکھ رہے ہیں انڈر 40. پہلے تو 45 سے ابو ہم نے اسکریننگ دیکھ رہے تھے لیکن دیر از نیو ڈیٹا کمنگ کہ جس میں انڈر 40 ایمرج ہو رہا ہے بیکاز آف دا لائف اسٹائل. آل رائٹ. اچھا یہ جو آپ نے ریڈ میٹ کی بات کی, ایک ریسرچ بھی میں نے شیئر کی تھی اپنی آڈینس کے ساتھ کچھ دن پہلے کہ ناٹ اباؤٹ کینسر بٹ جو ایک ویسرل فیٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے بیکاز آف ریڈ میٹ. سو سارے لوگ سن لیں مٹن, پائے, نہاریاں, آل دا تھنگس, ہر چیز جو ہے وہ ماڈریشن میں کھائیں, جسٹ ڈو ناٹ فوکس آن ریڈ میٹ. اچھا میں آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اتنی اسٹریسفل آپ لوگوں کی زندگی ہے, بوتھ آف یو آر ڈاکٹرز اینڈ یو نو, جب آپ جاتے ہیں کام پہ تو ایموشنلی روز ایک نیا چیلنج آپ کو آئی ایم شیور مل رہا ہوتا ہوگا. سو ہاؤ ڈو یو ڈی اسٹریس وین یو کم ہوم؟ کیا ہے ہیپی اچھی زندگی کا سیکرٹ؟ میرے لیے ایکچولی ہم لوگ جب گھر آتے ہیں بیکاز وی بوتھ آر آنکالوجسٹ, تو جب ہم لوگ گھر آتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں گھر بیٹھ کے کیسز ڈسکس کرتے ہو کہ کیا ہے ڈیفیکلٹ کیس. ہم نے کہتے ہیں نہیں, ایبسلیوٹلی. جب ہم میک شیور جب ہم کام پہ ہیں سارا کام وہیں پہ کمپلیٹ ہوا, ساری پیشنٹ کیئر وہیں پہ ختم ہوئی. جب گھر آتے ہیں دین وی اسپینڈ ٹائم وتھ فیملی, اور ہم لوگ کچھ آنکالوجی نہیں ڈسکس کرتے. میرے پرسنل ہابیز آبویسلی یو ہیو ٹو ہیو ہابیز. مجھے گاڑیوں کا شوق ہے تو میں اس میں بزی ہو جاتا ہوں, ویڈیوز اور اس طرح کی ولاگنگ اور یہ سب کرتا ہوں. Malia has other interests. I just like, you know, working out, تھوڑا سا فیملی ٹائم کے ساتھ, which just I think takes a lot of stress away. Absolutely, absolutely. اچھا ضروری اس لیے بھی ہے بیکاز ایز اے پیشنٹ ہم عموماً یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی انسان ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز آنیسٹلی میں آپ کو ایز اے یو نو پیشنٹ بتاؤں کہ اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اگر وہ مجھے ایمپتھی نہیں ملی ہے اور اگر وہ مجھے اسٹریس میں لگ رہے ہیں تو آئی ایم لائک نہیں مجھے کسی اور سے پوچھنا چاہیے, سیکنڈ اوپینین, آئی ایم ناٹ لائک سیٹسفائڈ. سو یہ بڑا ضروری ہے بیکاز آپ لوگ جب تک اپنی لائف میں وہ ایک ورک لائف بیلنس, تو خیر اگین اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار یو گائز, لیکن جتنا بھی ٹائم ملتا ہے اس کو اگر کوالٹی سے نہیں گزاریں گے تو وہ پیشنٹس کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں بھی پرابلی دکھائی دے گا, رائٹ؟ ایبسلیوٹلی. دیر از اے فینومینا کالڈ برن آؤٹ. برن آؤٹ نہ صرف ڈاکٹری فیلڈ میں بلکہ اور فیلڈس میں ہو سکتا ہے. سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر یور سیلف کہ آپ پھر بہتر پرووائڈ کر سکیں. بالکل, ایبسلیوٹلی. اچھا ون تھنگ یو سیڈ اباؤٹ دا سمٹمس, جس میں پین کے علاوہ مجھے لگ رہا ہے باقی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو بہت سارے لوگ لائٹلی لیتے ہیں. بہت سارے لوگ, جیسے آپ نے کہا نا کہ ایپیٹائٹ کم ہو جاتی ہے موسٹ آف دا کینسرز, رائٹ, یہ بڑا ایک کامن سمٹم ہے. تو ہمارے یہاں اکثر ایپیٹائٹ کم ہونے کو سیریسلی اس لیے نہیں لکھتے دیٹ مینی پیپل ڈو ناٹ ایون ریمبر کھانا کب کھایا تھا. دیر از نو کانسیپٹ فار سم پیپل کہ لنچ کب کرنا ہے, بریکفاسٹ کب کرنا ہے, رائٹ. سو اس کا مطلب اگر میں یہ سمجھوں کہ ہمیں اینول چیک اپ کروانا چاہیے, چاہے کتنی بھی جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی سمٹم نہیں ہے, رائٹ. ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ اینول چیک اپ؟ ایبسلیوٹلی بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اینول چیک اپ اسپیشلی آفٹر اے سرٹن ایج, بیکاز کچھ جیسے کینسرز ہیں وہ ایج کے ساتھ آپ کے ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں کہ وہ اسپیشلی اوور دا ایج آف 45, جیسے کولوریکٹل ہے, میموگرامس ہیں, پراسٹیٹ ہے, یو نو لنگ کی بھی اسکریننگ ہے ریلیٹڈ ٹو اسموکنگ. تو یو نو وہ ساری اسکریننگ پھر اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ اینول چیک اپ پہ نہیں جا رہے, اینڈ سالوں سے لوگ یہاں یو نو ہماری ایک نیچر ہے کہ ہم اوائڈ کرتے ہیں ڈاکٹرس, سو وہ نہیں کر رہے, تو وہ چیزیں جو ارلی اسٹیج پہ آپ کی ڈیٹیکٹ ہو سکتی تھیں وہ یو نو گاڈ فاربڈ وہ لیٹ اسٹیج تک پہنچ جاتی ہیں اور پھر یو نو اٹس ایون ورس, رائٹ. سو میں بہت ایمفسائز کروں گی. ایبسلیوٹلی نہیں, جنرل پریکٹیشنر کے ساتھ ریلیشن شپ, اگر کوئی میسج ہے میک شیور یو سیئنگ یور جنرل پریکٹیشنر ونس اے ایئر. اور اسموکنگ کا لیٹ می ایڈ جسٹ اسموکنگ, پاکستان میں ادھر کراچی میں ہم لوگ تھوڑے سے کے لیے آتے ہیں, بٹ آئی سی اے لاٹ آف اسموکنگ. اور میں کل اپنے ڈرائیور کو ہی بول رہا تھا کہ یو نو اسموکنگ چھوڑنی چاہیے, لیکن لوگ کہتے ہیں کولڈ ٹرکی کوئٹ, کل چھوڑ دوں گا. کہتا ہوں اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آپ اگر اسموک کر رہے ہیں, رائٹ, آپ نیکسٹ سگریٹ جب آپ نے پک کرنی ہے گیو اٹ 10 منٹس کہ بھائی 10 منٹ بعد میں اٹھاؤں گا. میں روک رہا نہیں ہوں آپ کو پینے سے, لیکن آپ 10 منٹ بعد, آہستہ آہستہ 20 منٹ ہو جائیں گے, 30 منٹ ہو جائیں گے, ایونچولی آپ ایک پیکٹ سے آدھے پیکٹ پہ آ جاؤ گے. ایونچولی میرا میسج ہوگا پریونشن از بیٹر دین کیور. اور اگر آپ کو اسموکنگ کرتے ہیں, ایون آپ 39-40 ایئر اولڈ ہیں, آپ کو کھانسی ہو رہی ہے جو جاری نہیں ہے, اسموکرز کاف ہوتی ہے, لوگ اس پہ ہی بلیم کر کے پھر چلتے رہتے ہیں, پھر لنگ کینسر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی اسموکرز کاف آپ نوٹ کر رہے ہو اوور اے منتھ اور 2 ورس ہوتی جا رہی ہے,
उसका मतलब ये है कि आपके लंग में कुछ डेवलप हो रहा है जो आपका लंग बाहर फेंकना चाह रहा है. सही. Make sure you go to your general practitioner, get a chest X-ray, work it up. Okay, so I know a lot of people with this issue. अगर हम as a friend, as a family member, बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना. So LFT test is famous. So अगर हम उनको सिर्फ इतना convince कर लें कि पहले आप बेशक ये टेस्ट करवा लें and then go to the doctor, because they are like 2 बार जाएंगे हम डॉक्टर के पास, टेस्ट से पहले टेस्ट से बाद. So that's also a thing, right? If you have a busy lifestyle, so what tests would you recommend कि ये करवा लें and then go to your doctor? डॉक्टर के जाएंगे. एनुअल टेस्ट जो होता है CBC, क्योंकि हमने शुरू में ब्लड कैंसर्स की बात की तो CBC जिसमें आपके हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, ये 3 सेल्स हम लोग देते हैं ब्लड कैंसर में. क्योंकि नॉट एवरी ब्लड कैंसर इज एक्यूट ल्यूकीमिया. एक्यूट ल्यूकीमिया तो कल रात को आप सोए हो, सुबह उठे हो आप बीमार हो, बिकॉज इट हैपन्स वेरी क्विकली. लेकिन क्रॉनिक ल्यूकीमियाज भी होते हैं. एक और कॉमन कैंसर है मल्टीपल माइलोमा. तो ये डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं, वो ब्लड टेस्ट पे पता चल जाते हैं. और ये स्लो ग्रोइंग है. मल्टीपल माइलोमा हो गया, क्रॉनिक ल्यूकीमिया, वो आपको अब अगर ब्लड टेस्ट पे अभी डिटेक्ट हो जाता है तो 2 साल बाद उनकी प्रॉब्लम शुरू होगी. सो डिटेक्ट CBC हो गया. LFT, यहाँ पे पाकिस्तान में लिवर कैंसर का काफ़ी है, तो LFTs बड़े हो सकते हैं. बिलिरुबिन वो LFT में आ जाता है, वो बड़ा होता है. और CAM7 जो किडनी फंक्शन और इलेक्ट्रोलाइट्स, ये तो बेसिक टेस्ट हैं जो कि एनुअली होते हैं कैंसर से मुताबिक. ठीक है. और CBC तो एक ऐसा टेस्ट है, लिटरली इतना प्राइसी भी नहीं है, वो तो आप फॉर डिफरेंट रीजंस करा सकते हैं. आयरन डेफिशिएंसी होगी ना, CBC इज सच अ कॉमन थिंग को करवानी चाहिए. HbA1c, अच्छा मेरी मॉम का बड़ा शौक है, साल में 1-2 बार बेटा बस करा लो, बैठे करा लो. सो आई लाइक इट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? अच्छा, मैं आप लोगों से अब ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमने स्मोकिंग की बात की, पैसिव स्मोकिंग क्या उतनी इंजूरियस हो सकती है जितनी एक्टिव स्मोकिंग होती है? यस, डिपेंड करता है एक्सपोजर कितना है, लेकिन यस, पैसिव स्मोकिंग भी इंजूरियस है. क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 5 साल 7 साल आपका पैसिव स्मोकिंग एक्सपोजर हुआ है तो आपका लंग कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है. ठीक है. तो अगर आप खुद कट डाउन करना चाह रहे हैं फैमिली मेम्बर्स, तो बाहर जाके पिएं और कट डाउन वहाँ करें. अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक्सपोज नहीं करें, बिकॉज इट्स डेंजरस. इट्स डेंजरस, एब्सोल्युटली. जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट, कि कोई भी अगर ऐसी बीमारी आपको पता चलती है जो कि आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है, एंड ऑफ कोर्स नोबडी इज़ रेडी फॉर इट, तो वो जो एक फैमिली की सिचुएशन होती है उसमें क्या ज़रूरी है कि पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाया जाए? पाकिस्तान में हो सकता है, इज देयर एनी हॉस्पिटल यू वुड आई डोंट recommend कोई डॉक्टर्स यहाँ इस तरह के? So I have to say कि पाकिस्तान में काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ केयर अवेलेबल है, स्पेशली फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन. तो द केयर इज़ गुड. तो आई मीन अगर पता चलता है तो हमारे पास बहुत लोग सेकंड ओपिनियन के लिए आते हैं कि भाई यहाँ पे हमें डायग्नोस हुआ है, ये ट्रीटमेंट है, डू यू एग्री? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो अच्छी ट्रीटमेंट्स होती हैं, डॉक्टर्स आर ग्रेट. द ओनली थिंग इज़ कि फॉलो अप, पेशेंट साइड से भी, फिजिशियन साइड से भी. आई थिंक दैट इज़ समथिंग. ऑल्सो यू कांट ब्लेम एनीबडी, बिकॉज हमारे इतने पेशेंट्स होते हैं, हमारी कैपेसिटी विद द स्टाफ थोड़ी लिमिटेड होती है. तो आई गेस पेशेंट्स टू हैव टू अंडरस्टैंड, वो भी थोड़ा सा अपनी तरफ से फैमिली सपोर्ट आई फील इज़ इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अगर आपकी फैमिली पूरी इन्वॉल्व है पेशेंट के साथ, इमोशनली हर स्पिरिचुअली हर तरीके से सपोर्ट कर रही है, दोज पेशेंट्स डू बेटर, राइट? तो इधर बिल्कुल ट्रीटमेंट बेहतरीन अवेलेबल है, हर तरह की स्टैंडर्ड ऑफ केयर. अगर आप करवाना चाहें सेकंड ओपिनियंस आप ले सकते हैं बाहर से. देयर इज नो इशू. दैट इज लेस कॉस्टली, राइट, रादर देन फ्लाइंग ऑल द वे. अगेन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हमने बाहर ही से कराना है, विच इज़ फाइन अगर आप कर सकते हैं तो. लेकिन मैंने जितना भी अपने पेशेंट्स को यहाँ पे फॉलो किया है, दे गेट गुड ट्रीटमेंट. एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स आपको गाइड करना पड़ता है, बिकॉज अब हीमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी इतनी इलेबरेट हो गई है, इतनी वसी. पिछले 10 सालों में मैं कहूँगी कि ज़्यादातर लोग एक चीज़ पे फोकस करें. जैसे कि ल्यूकीमिया है तो बस आप ल्यूकीमिया में, बिकॉज उसकी हज़ारों ड्रग्स आ चुकी हैं, राइट? GI कैंसर है तो उसकी भी इतनी लाइंस आ चुकी हैं. तो अगर एक प्रैक्टिशनर 10 कैंसर्स मैनेज कर रहा है तो अप टू डेट रहना मुश्किल है. तो गाइडेंस के लिए आप बिल्कुल सेकंड ओपिनियन सीख कर सकते हैं. इनफैक्ट there are जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटी है, तो they have online second opinions. Okay. So they will charge some amount of dollars. आप अपने सारे records भेजें वहाँ पे, वो review करके they will let you know कि क्या plan है, and then if you want to continue you can, it is better than flying out there. Absolutely, absolutely. मैंने आपसे सवाल किया था, to be honest मुझे लगा था कि इतना hopeful answer शायद ना आए कि आप second opinion के लिए आप सारे जो भी अपनी reports हैं, records हैं वो upload कर
सकते हैं? सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ऐसा कुछ हो सकता है? Sloan Kettering is big, MD Anderson is big, Stanford, मतलब majority of the universities are offering second opinion. ठीक है क्योंकि जब किसी को कैंसर जैसे हो गया और वो आपके पास आया, जब आप उसको सजेस्ट करेंगे कि इसको ऑपरेट करना है या जो भी आपने उसको इलाज बताया है, तो सेकंड ओपिनियन के लिए जब वो जाएगा तो उसको भी समझ आ जाएगा कि अच्छा आई कैन गो फॉर दिस. बट द प्रॉब्लम इज उससे पहले वाली जो स्टेज है कि आपको जब एज अ डॉक्टर एक्सप्लेन करना है किसी पेशेंट को कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड इट्स क्यूरेबल बट इट इज कैंसर द वर्ड. सो हाउ इमोशनली डॉन्टिंग इज इट? आपने मेंशन किया था अभी एम्पैथी, राइट? सो कंपैशन, एम्पैथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब पेशेंट पहली बार आता है कैंसर, ब्लड कैंसर या कोई भी कैंसर, इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट. उनकी ज़िंदगी, कैंसर का जो नाम आता है कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, लेकिन एज अ डॉक्टर आप एक्सपीरियंस करते हो तो यू हैव टू गिव देम होप, लेकिन यू हैव और रियलिटी भी देनी है, राइट? तो बेसिकली जब ऑन्कोलॉजी पेशेंट आता है हमारे पास, तो हमारे साथ हम उनके साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप ना सिर्फ पेशेंट के साथ पर फैमिली के साथ इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि आफ्टर 2-3 मुलाकातें हम लोग थोड़े फ्रैंक हो जाएं, इन द सेंस कि मुश्किल बातें भी आराम से कर जाएं, हिचकिचाहट खत्म हो जाए. तो वो पहले 2-3 विजिट्स का मेरा तो गोल यही होता है. आई रेकमेंड कि जो दूसरी चीज़ मैंने बहुत हेल्पफुल देखी है पेशेंट केयर में, पेशेंट एडवोकेट के फैमिली एक ऐसा बंदा पढ़ा लिखा, वेल स्पोकन इस्टेब्लिश कर ले जो कि पूरी जर्नी में डॉक्टर से इधर उधर कोऑर्डिनेशन में, लॉजिस्टिक्स में हेल्प करे, तो वो पेशेंट केयर बेहतर हो जाती है. वरना क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट बस बैठते हैं, डॉक्टर बोलता रहता है, फिर वो चले जाते हैं, घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, वो डॉक्टर ने कुछ बोला भूल गए. लेकिन अगर एक एडवोकेट होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई हाईली रेकमेंड. लेकिन या इट्स अ जर्नी. और जब ऑब्वियसली हमारा दिल चाहता है हम हर किसी को क्योर कर दें, लेकिन शिफा तो अल्लाह के हाथ में. लेकिन ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चलो अर्ली स्टेज कैंसर था, क्योर कर दिया, लेकिन अगर वो फैल गया और तो उस वक्त फिर आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ आप ट्रांजिशन किस तरह करते हो, उनसे बातें किस तरह करते हो कि ओके अब ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है. वहाँ पे कंपैशन और एम्पैथी बहुत आ जाती है कि ठीक है हम बेस्ट ट्रीटमेंट आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी तो लेट्स बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. उसमें कंफर्ट केयर और ये सब आ जाता है. ठीक है, ये आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा. अच्छा, इसमें एज अ डॉक्टर आप पे ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि बाय द बुक आपने उनको कोई ऐसी उम्मीद नहीं देनी कि आप बोलें ये सही हो जाएगा, बिकॉज बाद में ऑफ कोर्स दे वुड आस्क, क्योंकि आपने तो कहा था, एंड ये वाले स्टेटमेंट्स भी आप यूज़ नहीं कर सकते ना, तो वो बहुत सेफ होकर एक ये बिल्कुल. एंड यू नो यहाँ का मैंने एंड दिस इज आवर कल्चर कि कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि भाई पेशेंट को हम नहीं बताएंगे कि कैंसर है, राइट? ये दिस हैज बीन लाइक फ्यू केसेस मैंने सुने हैं कि भाई इनको नहीं बताना कैंसर है, राइट? क्योंकि उनका मोरल डाउन हो जाएगा एंड स्टफ. बट आई फील कि इट्स बेटर कि आप शुरू दिन से ओपन रहें, ताकि दे rather than just blurting out last minute कि भाई आपको ये हो गया एंड उनको भी नहीं पता, क्योंकि उसमें होता ये है कि आप वो टाइम लूज़ कर देते हैं, राइट? फैमिली टाइम लूज़ कर देते हैं. काफ़ी चीज़ें एंड ऑफ लाइफ आपको कहनी है अपनी फैमिली से, काफ़ी चीज़ों का आपको ख्याल करना है, तो वो टाइम आप लूज़ करें. तो मेरा ज़्यादातर एफर्ट यही होता है टूवर्ड्स द ट्रांजिशन. इवन दो उनको किसी को पता करना होता है कि प्रोग्नोसिस क्या है, किसी को नहीं पता करनी होती, ठीक है? आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये कह सकते हैं कि भाई हम ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से क्यूरेटिव नहीं है अगर तो स्टेज 4 है. ऑल्सो स्टेप बाय स्टेप विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग इट टू यू, बिकॉज होता ये है कि पहली सिटिंग या दूसरी सिटिंग में जितनी भी आप बातें करते हैं उसमें से आधी से ज़्यादा वो भूल जाते हैं, एंड विच इज़ नॉर्मल, बिकॉज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना बड़ा शौक, तो वो एक ह्यूमनली प्रोसेस करना मुश्किल है एक सिटिंग में या 2 सिटिंग में. तो विथ ईच एंड एवरी विजिट मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको दोबारा वही चीज़ें रिपीट करके बताती हूँ, ताकि वो एक तरीके से प्रोसेस कर सके. रिलेशनशिप डेवलप होती है. बिल्कुल. एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज डॉक्टर जितना भी अच्छा हो, जितना भी एफिशिएंट हो, लेकिन ये रिलेशनशिप अगर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स एंड बिल्कुल एब्सोल्युटली. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड अगर एक मैसेज हम यहाँ से जो है ना वो ग्रैस्प करना चाहें, वो ये होगा कि देखिए एनुअल चेकअप पे हमने इतना ज़्यादा फोकस किया कि कोई भी सिम्टम्स अगर आप इस तरह की फील करते हैं, डॉक्टर के पास जाइए. अब आपको पता है स्टेज यूजुअली जो है जब हम 4 स्टेज की बात करते हैं तो क्योरेबल नहीं होती चीज़ें, लेकिन अगर आपने सही स्टेज पे कुछ भी आइडेंटिफाई कर लिया, वक्त से पहले आइडेंटिफाई कर लिया, एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं. ब्रेक पे जाने का टाइम है. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ खूबसूरत सा ट्रक आर्ट है वो आपको दिखाएंगे, कुछ शायद बना के भी दिखाएंगे. यू आर गोइंग टू लव इट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.